हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल नाइस टू टीच यू में। और आज हम जो लेसन करने वाले हैं वो है क्लास 8 साइंस, फोर्स एंड प्रेशर। इस लेसन को हम 2 भाग में करेंगे। पहले भाग में सिर्फ फोर्स की बात करेंगे और दूसरे में प्रेशर की। तो पहला भाग शुरू करते हैं। इन क्लास 7th you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? मतलब कि 7वीं क्लास में आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं। क्या आप रिकॉल या याद कर सकते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे से तेज चल रहा है? What does the distance moved by an object in unit time indicate? मतलब कुछ यूनिट्स जो हमने टाइम डिसाइड किया है उसमें डिस्टेंस मूव कितना हुआ है, ये सब हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है और इसको हमें याद करना है। यू ऑल्सो नो डैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। जी बिल्कुल, बॉल जो ग्राउंड पे या ज़मीन पर रोल कर रही है वो धीरे धीरे स्लो होके रुक जाती है। समटाइम्स इट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी वो अपनी मोशन मतलब चलने की दिशा बदल लेती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। जी, बॉल रुक जाए या अपनी डायरेक्शन चेंज करे, ये दोनों भी पॉसिबल हैं। ये तो आम सी बात है। पहले हम इस चीज को अपनी बातों में समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स मतलब एक शब्द इंग्लिश का जिसको हम हिंदी में कहें तो ये हो गया जोर। और हम कैसे लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे जोर? या तो उसको धक्का देकर या उसको अपनी तरफ खींचकर। मतलब कि पुश और पुल। किसी भी चीज़ को चलने के लिए मजबूर हम तब करते हैं जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, वरना वो चीज़ वहीं पड़ी है। और रोकने के लिए जब हम उसके ऊपर फिर से फोर्स लगाएंगे वो चीज़ धीरे धीरे रुक जाएगी। पर बॉल का एग्जाम्पल दिया है तो एक चलती हुई बॉल जिसको हमने एक बार धकेल दिया है ज़मीन पर, या फिर हम मान लो कि हमने उसको किक किया है, वो अपने आप भी कुछ टाइम बाद रुकेगी। Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction? क्या तुम्हें कभी ताज्जुब हुआ है कि किस तरह से और क्यों कोई ऑब्जेक्ट तेज चलता है या धीरे चलता है या फिर अपनी दिशा बदल लेता है? नहीं, ये हमें पता है क्योंकि हम होशियार हैं। हमें पता है कि हम चलती बॉल पर धक्का मारेंगे तो वो और तेज चलेगी और उसके बीच में रुकावट पैदा करेंगे तो वो धीरे हो जाएगी। या फिर हम उसको अगर थोड़ा सा फोर्स से इधर उधर करेंगे तो वो अपनी दिशा बदल लेगी। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। जी, रोज़मर्रा की बातें जिसमें फोर्स लागू होता है। What do you do to make a football move? एक फुटबॉल जो जमीन पर पड़ी है उसको मूव करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, किक मारेंगे। What do you do to make a moving ball move faster? एक चलती हुई बॉल को और तेज चलाने के लिए आप क्या करोगे? हम उसके साथ भागेंगे, उसको और तेज धकेलेंगे या फिर और फोर्स लगाएंगे तो वो और तेज चलेगी। How does a goalkeeper stop a ball? गोलकीपर बॉल को कैसे रोकता है? वो उसी दिशा में जाता है जिस तरफ बॉल आ रही हो और अपने हाथों से उस बॉल को ब्लॉक करता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक। एक हॉकी का प्लेयर चलती हुई बॉल की डायरेक्शन बदल देता है अपनी स्टिक से। स्टिक, ये हॉकी स्टिक को कह रहे हैं। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? बैट्समैन ने कस के शॉट मारा लेकिन फील्डर ने उसे कैसे रोका? फील्डर ने बॉल की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया, बॉल की स्पीड का अंदाज़ा लगाया। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मूविंग मोशन इज चेंज्ड। इन सभी सिचुएशंस में जो बॉल है या तो उसको तेज चलाया गया या धीरे किया गया या फिर उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा, वो बदलती गई। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked.
हम हमेशा कहते हैं कि बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया गया जब उसको किक किया गया, धकेला गया, फेंका गया या झटका गया। अब ये व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इज अप्लाइड, ये उन बॉडीज के ऊपर अपना क्या असर डालता है जब हम इस फोर्स को उन पर लगाते हैं। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन सभी बातों के जवाब इसी चैप्टर में हैं। ओके, एक्शंस लाइक पिकिंग मतलब उठाना, ओपनिंग मतलब खोलना, शटिंग मतलब बंद करना, किकिंग मतलब मारना, हिटिंग मतलब मारना, किकिंग मतलब लात से मारना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, फ्लिकिंग मतलब झटकना, पुशिंग मतलब धकेलना, पुलिंग मतलब खींचना, आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये सारे वर्ड्स किसी टास्क के लिए असाइन किए गए हैं। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब इनमें से कोई भी एक्शन किसी चीज पर लगाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, क्या इन टर्म्स को किसी एक या दूसरी टर्म्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है? लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी 8.1 जिसके अंदर हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और सामने लिखे हैं बहुत सारे एक्शंस, और इन्हीं एक्शंस को दो तरह से चाटना है जो हमें लास्ट में दिखाया गया है यहाँ पर। इन एक्शंस को या तो पुश कहा जाएगा या पुल कहा जाएगा। मान लो ओपनिंग और शटिंग अ डोर, पहले एक जो किया है उसको समझते हैं। मूविंग अप के ऊपर एक किताब पढ़ी है जिसको हमने हिलाना है। पुशिंग, हाँ बिल्कुल हमने पुश किया होगा, या फिर पुल या फिर खींच लिया होगा। लिफ्टिंग या फिर उठा लिया होगा। इन तीनों एक्शंस के थ्रू हम एक बुक को टेबल से मूव कर सकते हैं, और इसमें जो एक्शंस यूज हुए हैं वो दोनों होंगे, पुश भी पुल भी। आगे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो एक्शंस कौन सा यूज होगा इसमें? दरवाज़ा खोलने और बंद करना, दोनों बातों में। पुशिंग अगर दरवाजे को हम बंद कर रहे हैं, पुलिंग अगर दरवाजे को हम खोल रहे हैं। पिकिंग नहीं होगा, हिटिंग नहीं होगा, लिफ्टिंग नहीं होगा, लोवरिंग नहीं होगा, फ्लाइंग नहीं होगा, किकिंग नहीं होगा, थ्रोइंग नहीं होगा, शटिंग होगा। तो ये एक्शंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यूज होंगे। अब इसको पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, इन दोनों कॉलम्स में भी यस आएगा। पुशिंग होगा, बिल्कुल होगा। पुलिंग होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा शटिंग, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं में से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचना। पुशिंग नहीं होगा इसमें, पुलिंग होगा। पिकिंग उठाना नहीं, हिटिंग नहीं। लिफ्टिंग होगा, लिफ्टिंग मतलब उठाना। लोवरिंग नीचे करना होगा, कई बार रस्सी ढीली भी छोड़नी पड़ती है ताकि पानी ढंग से भर के आए, लोवरिंग भी होगा। किकिंग, थ्रोनिंग, शटिंग, फ्लिकिंग। इनके बाद पुश और पुल में से कौन सा होगा? पुश नहीं होगा इसमें सिर्फ पुल होगा, हम उसको खींचेंगे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। मतलब ये कि जितने भी ये एक्शंस थे ना भाई, किकिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, हिटिंग, इन सभी एक्शंस को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है पुल, एक है पुश, मतलब या तो खींचना या धकेलना। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो फिर हम वही समझ गए हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो उसको धक्का मारो पुश, या फिर अपनी तरफ खींच लो पुल। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। और साइंस में अ पुश और अ पुल on an object is called a force. Thus we can say that motion imparted to object was due to action of a force. मतलब वो ऑब्जेक्ट इस पुश और पुल के बाद जो भी करता है वो किसके कारण है? इस फोर्स के कारण। When does a force come into play? अब ये फोर्स बीच में कब आया? Let us find out. चलो ढूंढते हैं। 8.2 Forces are due to an interaction. इंट्रैक्शन का मतलब है परस्पर या फिर आपस में। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। स्टेशनरी मतलब जो खड़ी है, हिल नहीं रही है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। क्या कोई कार के पास खड़ा इंसान है और कार हिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोज द मैन नाउ
begins to push the car. अब उसने कार को धक्का मारना शुरू कर दिया. That is, he applies a force. अब उसने फोर्स लगाया. The car may begin to move in the direction of force applied. कार उसी तरफ चलेगी जिस तरफ उस पर फोर्स लगाया जाएगा. Note that the man has to push the car to make it move. अब ये याद रखना है हमने कि कार को चलाने के लिए उस आदमी को फोर्स लगाना पड़ा. ये नीचे कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि ये आदमी इस कार को धक्का मार रहा है. नीचे कुछ बच्चे हैं जो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और फिर ओहो, ये तो एक डांस है. दूसरे के हाथों को अपनी तरफ जोर से खींचते हुए गोल गोल घूमा जाता है. तो इसमें पुशिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पुलिंग है. और पुलिंग भी एक फोर्स है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फोर्स दो ही तरह का है, पुशिंग और पुलिंग. उसके बाद एक गाय आना नहीं चाहती है लेकिन ये भाई साहब इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ. ये भी एक पुलिंग का एग्जाम्पल है. तो ये सारा समझने के बाद हम समझ गए हैं कि दो लोगों के आपस के बीच की इंटरेक्शन, मतलब उनके बीच में जो भी हुआ, अगर उसमें फोर्स इन्वॉल्व है तो या तो वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं या एक दूसरे को पुल. तो लेसन को समझने के लिए एक गेम का जिक्र किया गया है, टग ऑफ वॉर. सभी जानते हैं टग ऑफ वॉर जी. टग ऑफ वॉर में क्या होता है? टग ऑफ वॉर एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीम एक रस्सी के थ्रू एक दूसरी टीमों को अपनी तरफ खींचते हैं. बीच में एक लाइन लगाई जाती है ताकि ये देखा जाए कि किसका फोर्स कितना. अब इसमें 3 सिचुएशंस हैं. पहली सिचुएशन ये है जो हमारे सामने दिखाई गई है कि इसमें अगर एक तरफ लड़कियां हैं दूसरी तरफ लड़के हैं, तो अगर लड़कियों ने ज़्यादा जोर या फिर फोर्स लगाया, पुल फोर्स मतलब खींचा, तो लड़कियां जीत जाएंगी. अगर लड़कों ने लगाया तो लड़के जीत जाएंगे. लेकिन अगर फोर्स रहा बराबर तो ये दोनों वहीं अटके रहेंगे बीच में. If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference of the two forces. मतलब कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा रिजल्ट क्या है? किसी भी चीज पे फोर्स का रिजल्ट क्या है? उन दोनों के फोर्सेस का डिफरेंस. मतलब इधर लगाने वाली टीम का फोर्स या उधर लगने वाली टीम का फोर्स का रिजल्ट आएगा दोनों के फोर्स को आपस में माइनस करके, यानी डिफरेंस निकाल के. और इसी चीज को, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. So we learned that a force could be large or smaller than the other or equal to each other. तो हम सीख गए हैं कि फोर्स जो है वो या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है दूसरे फोर्स से, या फिर बराबर भी हो सकता है. लास्ट में जो स्ट्रेंथ है फोर्स की उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. दैट्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वी आल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट. एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लग रहा है. Also, if the direction of the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अगर डायरेक्शन चेंज की जाती है तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा. तो पहेली का एक सवाल है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट ऑपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल? पहेली पूछती है कि एक ही चीज पर अगर दोनों तरफ से जोर लगाया जाए और दोनों तरह के फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स जीरो है. जी हाँ, बिल्कुल जीरो है. आगे है 8.4. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. मोशन की स्टेट को फोर्स चेंज कर सकता है. तो हम सिमिलर सिचुएशंस में एग्जांपल्स लेते हैं. इसमें एग्जांपल्स लिया गया है पेनल्टी किक का फुटबॉल में. द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. प्लेयर जो है वो फुटबॉल पे फोर्स लगाता है. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट सो इट्स स्पीड वाज जीरो. मतलब बॉल के किक लगने से पहले बॉल जो है वो रेस्ट में थी, मतलब उसकी स्पीड जीरो थी. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल. जब उसे किक लगाया गया उस फोर्स से वो बॉल गोल की तरफ मूव करी. सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. मान लो कि गोलकीपर ने
डाइव मारा और उस बॉल को पकड़ लिया। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब गोलकीपर ने भी अपना फोर्स उस बॉल पर लगाया है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। उसके फोर्स से वो बॉल या तो रुक सकती है या फिर डिफ्लेक्ट मतलब उससे टकरा के दूसरी तरफ जा सकती है। If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. अगर गोलकीपर उस बॉल को पकड़ लेता है तो उस बॉल की स्पीड हो जाती है 0। मतलब वो 0 से चली थी 0 पे आई, गोल रुक गया। अगर गोलकीपर उस बॉल को नहीं पकड़ पाया और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई या फिर डिफ्लेक्ट हो गई तो उसकी स्पीड पे असर हो तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो चुकी है और उसकी डायरेक्शन भी। These observations suggest that a force applied on any object may change its speed. If the force applied on the object in the direction of motion, the object increases. If the force applied direction opposite to the, then it results in the decrease in the speed. Oh, तो ये तो हम समझ गए क्योंकि हम होशियार हैं कि डायरेक्शन में मूविंग बॉल की डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स उसकी स्पीड बढ़ा देता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया उसकी स्पीड को घटा देता है। ये सबने देखा है। ये लड़का जब इस स्टिक से इस टायर को रोल करता है तो टायर की स्पीड तब बढ़ती रहती है जब वो उसी डायरेक्शन में उसी टायर को पीछे से स्टिक के साथ हिट करता है। जितनी बार वो हिट करेगा तो स्पीड और टायर की वो बढ़ती रहेगी। मतलब फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिधर वो चल रहा है उसी तरफ फोर्स लगाना, स्पीड बढ़ाना है, और दूसरी तरफ से फोर्स लगाना, स्पीड को घटाना है। समझ आ गया है ये सबको? ये तो बहुत आसान था। आगे पहेली एक सवाल पूछती है कि भाई एप्लीकेशन है जो फोर्स की, मतलब फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, क्या वो सिर्फ स्पीड ही चेंज करता है? नहीं। तो एक एक्टिविटी है हमारी आगे 8.4। इसमें एक बॉल ली गई है। बॉल जो बीच में रखी है उसको हाथ से पुश किया तो बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया। आगे बीच में एक रूलर, एक स्केल लगाया और बॉल उस स्केल से टकराई और उसके बाद एक एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो इस एक्टिविटी से हम सिर्फ इतनी सी बात समझे हैं कि भाई फोर्स जो स्केल में रूलर ने लगाया उसने उसकी डायरेक्शन भी चेंज की है। तो इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, सबने देखी है, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। प्लेयर्स जो है वो बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते हैं। सम टाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। कई बार बॉल जो है वो दूसरी तरफ सिर्फ पुश करके या फिर जोर से स्मैश करके भेजी जाती है। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं? ये एक बॉल जो मोशन में है पहले से, उसकी डायरेक्शंस और स्पीड के साथ चेंज कर रहे हैं। इन अ क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज हर बॉल अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। क्रिकेट में बहुत बार देखा है हमने, जब बॉलर्स की स्पीड होती है उसको बैट्समैन कैसे यूज करते हैं। वो सिर्फ बैट का एक एंगल यूज करके बॉल को उस डायरेक्शन में भेज देते हैं। मतलब वो स्पीड कहाँ से आई है? वो बॉलर की स्पीड है, लेकिन बैट्समैन उसको चेंज करके ही स्कोर कर लेता है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम कुछ समझे हैं। क्या स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है इन सभी एग्जाम्पल्स में, किस हिसाब से? जिस हिसाब से जरूरत थी। A change in either the speed of an object or its direction of motion, or both is described as a change in state of motion. मतलब डायरेक्शन में चेंज होना या फिर स्पीड में चेंज होना, इन दोनों को एक ही टर्म से जाना जाता है। किस तरह? स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। A change in either speed or its direction is change in its state of motion.
Does it mean that the application of a force would always result in change in state of motion? Let us find out. क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि फोर्स लगाओ तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा? चलो देखते हैं. It is a common experience that many a times application of force does not result in change in state of motion. बहुत बार होता है अगर आपका फोर्स ही कम रह गया तो वो मूव ही नहीं कर रहा. मतलब For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. एक दीवार को धक्का दो या फिर एक बहुत बड़े बॉक्स को हम अपना पूरा फोर्स लगाने के बाद भी मूव नहीं कर पा रहे तो हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज ही नहीं कर पाए फोर्स के बावजूद भी. तो फिर फोर्स लगना, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना, ये दोनों बातें अलग हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये तो नई बात है भाई. अभी तक हम उसकी स्पीड, डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे. अब ये तीसरी बात क्या है? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी. कैसे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल. देखो ये आटा गूंथता हुआ एक डायग्राम है. इसमें ये आटा गूंथ रहे हैं. इसमें जब फोर्स लगेगा तो शेप चेंज होगी आटे की. दूसरा, साइकिल के स्प्रिंग, हम इस पे बैठ गए तो इस पे फोर्स लगा तो इसकी शेप भी चेंज होगी. तीसरा, एक रबड़ बैंड है जिसको हमने खींच दिया फोर्स लगा के और उसकी शेप भी चेंज हो गई. चौथा, एक प्लास्टिक का स्केल है, दोनों तरफ ईंटों पे रखा हुआ और बीच में एक वेट रख दिया है जिससे उस स्केल की शेप भी चेंज हो गई. Having performed all the above activities, you would have realized that a force. अब हमने जो कुछ पढ़ा है उसको समराइज करते हैं. We make an object move from rest. जी हाँ, फोर्स लगाया तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं रेस्ट. मैं चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग. अगर वो पहले से चल रहा है तो हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं. मैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जी हाँ, कोई किसी तरफ चल रहा है हम उसको धकेल के भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. मैं ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जी बिल्कुल, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े. हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं. या फिर मेक के सम और ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. हम एक ही बार के फोर्स से ये सारे काम भी कर सकते हैं. मतलब इन सब का होने के लिए फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो अपनी स्पीड अपने आप बदल पाता है, ना ही डायरेक्शन और ना ही शेप. क्लियर हो गया? समझ गए हम, क्योंकि हम समझदार हैं, होशियार हैं. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसको कॉन्टैक्ट के साथ, मतलब टच करके कॉन्टैक्ट में ला कर अपने फोर्स लगाया जाता है तो वो कॉन्टैक्ट होते हैं. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. मतलब क्या तुम किसी बुक को उठा सकते हो बिना टच किए? नहीं भाई नहीं, जादूगर थोड़ी है हम. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट. नहीं, ये भी नहीं कर सकते हम. जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट. मतलब कुछ फोर्सेस हमें लगाने के लिए ज़्यादातर फोर्सेस लगाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ता है और इन फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles. मतलब जब हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं और अपना जोर लगाते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, धकेलने के लिए, तो ये हमारे मसल से आता है और इस फोर्स को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. ये तो बहुत आसान था, मसल से आया तो मस्कुलर फोर्स. एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. हाँ जी हाँ, बिल्कुल. एनिमल्स के भी मसल्स हैं तो वो जो फोर्स यूज कर रही हैं वो मस्कुलर फोर्स है. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object. तो मस्कुलर फोर्स कब लगा सकते हैं भाई? जब हम उसके कांटेक्ट में होंगे. या तो हम उसको पकड़ेंगे खुद अपने हाथ से, रस्सी से या डंडे से, किसी चीज़ से हम अपने मसल्स का फोर्स लगाकर उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो इसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स. तो ये तो हम समझ गए. बिना कांटेक्ट फोर्स भी होता है क्या?
मतलब हम कांटेक्ट में ना जाए और कोई चीज़ हिले, जादू टाइप। पढ़ते हैं आगे। ओ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हम सब इस वर्ड को काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं। ये है क्या? रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, कुछ बातें याद कीजिए। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, जो हमने शुरू में पढ़ा था, एक बॉल को हमने धकेल दिया पर वो अपने आप रुक गई। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally comes to a stop. हम पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल भी रुक जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। कार स्कूटर आल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। इसी तरह पानी में भी, किश्ती में भी अगर कोई फोर्स ना लगे या फिर इंजन बंद कर दिया जाए तो वो भी रुक जाएगी। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो चीज़ बीच में आ रही है उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो बच्चों, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो धीरे 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 काम करता है, पर करता है। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग। हमें दिख नहीं रहा कोई फोर्स लग रहा है, नहीं भाई नहीं, लेकिन स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे और थोड़ी देर बाद रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Friction, it is the force friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest। मतलब ये फ्रिक्शन थी कहाँ? उस बॉल के साथ कहाँ थी ये फ्रिक्शन? ये थी उस बॉल के सरफेस में और ज़मीन में जिसके ऊपर वो घूमती हुई जा रही थी। उन दोनों के बीच में जो फोर्स आया उसे कहते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ने उसे धीरे धीरे रोक दिया। उसी तरह बोट के साथ भी यही हुआ। वो फ्रिक्शन का फोर्स बोट के सरफेस के बीच में और पानी के बीच में पैदा हुआ और वो रुक गई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो एक्ट एज द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है भाई, वो हमेशा उल्टी दिशा में होगा। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। बाकी का लेसन दूसरे भाग में, सेकंड पार्ट में। वीडियो को करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।